सेल के बारे में। ये सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, और कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो कल हम लोग पढ़े थे ये कोशिका सिद्धांत, इसको थोड़ा सा बताना जरूरी है, इसलिए कि ये इम्पोर्टेंट है जो भी सेल पढ़ रहे हैं। कोशिका सिद्धांत दो ही सेंटेंस बताया गया है। एक तो है कि दो साइंटिस्ट दिए थे, एक का नाम है स्लीडेन और दूसरे का नाम है स्वान। स्लीडेन और स्वान 1839 के करीब ये कोशिका सिद्धांत है। अब कोशिका सिद्धांत में है क्या, यही चीज़ें हैं कि सभी जीव कोशिका से मिलके बने होते हैं या इसके उत्पाद से। यही पहला सिद्धांत है कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलके बने हैं। सभी जीव या इसके उत्पाद, जैसे कल हम लोग जाने कि जैसे नाखून ये डेड है, इसमें जीव नहीं, हेयर है, लेकिन ये उत्पाद है किसका, कोशिका का ही। कोशिका ही बना रही है हेयर और नाखून, तो उसके उत्पाद जीव के भाग हैं, ये भी है। तो सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। और जो ये दो साइंटिस्ट हुए उसके बाद एक साइंटिस्ट और हुए जिनका नाम है विल्को। विल्को ने बताया कि कोई सेल तभी है जब वो पहले सेल रही, कोई कोशिका तभी है जब वो पहले भी कोशिका रही। ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेल आर्टिफिशियली नहीं बना सकते, वो पहले भी सेल है, अब भी सेल है। तो आर्टिफिशियली सेल का एग्जिस्टेंस या उपलब्धि नहीं पाया जाता पूरे अर्थ पे। तो ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये तो हो गया सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। अब कल हम लोग देखे थे कि कोशिका के कितने भाग होते हैं। तो पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव्य और तीसरा है केंद्रक। ये कोशिका के मेन भाग है। इस पे कोशिका के जो छोटे छोटे भाग हैं वो डिपेंड है। तो जो मेन भाग है कोशिका झिल्ली प्रोटीन लिपिड की बनी होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है, जानी गए। कोशिका द्रव्य सपोज दैट कि ये देखिए कि मामूली कोशिका है, कोई भी हो। ऐसा होता है कि किसी कोशिका में ये न्यूक्लियस या एक्सेप्शन में दो भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों का मसल सेल में दो न्यूक्लियस या मल्टीपल न्यूक्लियस है, लेकिन आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं। मोस्ट ऑफ द सेल न्यूक्लियस एंड एक ही न्यूक्लियस होता है। एक जनरल रूल है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। तो न्यूक्लियस है, सभी सेल में न्यूक्लियस अमूमन पाए जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस एक कंट्रोलिंग सेंटर
सेल को कंट्रोल करने वाला एक जगह है। आप पहले से ही जानते हैं कि सेल एक ऐसा संरचना है जो किसी जीव की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो क्रियात्मक इकाई है, उसमें सारे कार्य होते हैं। तो कार्य को करने के लिए कंट्रोलिंग जरूरी है कि नहीं? हाँ, बिना कंट्रोल के कैसे कार्य होगा? अनकंट्रोल हो जाएगा। तो न्यूक्लियस होता है। अब ये कोशिका जो झिल्ली है और इसके न्यूक्लियस के बीच में एक द्रव्य भरा हुआ है। उस द्रव्य को बोलते हैं कोशिका द्रव्य, मतलब एक लिक्विड भरा हुआ है। कोई भी कोशिका ऐसा नहीं कि वो कह सकते हैं कि टोटली ड्राई हो, उसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो इस द्रव्य को बोलते हैं कोशिका द्रव्य। अब न्यूक्लियस भी उसमें शामिल कर लिया जाए, ये पूरे सेल में, सेल के अंदर न्यूक्लियस, इस कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस को शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा? मान लो कि इसमें केंद्रक भी शामिल हो जाए। केंद्रक को जब हटाते हैं, किसी सेल से केंद्रक को हटा देते हैं तो वो हो जाता है कोशिका द्रव्य। अब उसमें केंद्रक भी शामिल हो जाए तो उस दोनों संरचना को बोलते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। दोनों को शामिल कर लिया जाए। अगर केंद्रक को हटा दिया जाए तो वो है कोशिका द्रव्य, जो उसमें द्रव्य है। प्रोटोप्लाज्म जिसे बोलते हैं, जिसको फर्स्ट टाइम ये एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था परकिंजे जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोटोप्लाज्म नामक ये वर्ड दिया, जीव द्रव्य का वर्ड दिया। ये जीव द्रव्य कोशिका में पाए जाने वाला एक ऐसी संरचना है जिसमें साइटोप्लाज्म और केंद्रक मिला देते हैं, या जीवित, सारे जीवित संरचनाओं को जीव द्रव्य बोलते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो ये जो कोशिका द्रव्य है, न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है। ये सारे जो फंक्शन हो रहे हैं कोशिका में, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन कोशिका में हो रहे हैं, आप पहले से जानते हैं कि ये सारे जो क्रियाओं का एक यूनिट है। तो आपके बॉडी में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो कोशिका में भी हो रही हैं, है कि नहीं? सारी क्रियाएं कोशिका में हो रही हैं। जैसे रेस्पिरेशन, अब बहुत से, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेकिंग भी होता है और ब्रेकिंग भी होता है। कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ ब्रेक होती हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है हमेशा। तो जब बनती हैं, ब्रेक होती हैं, जैसे एनर्जी, हम लोग एनर्जी बाहर से लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं कि नहीं? खाना खाते हैं, फिर वो खाना खाने के क्रम में वो अंदर बॉडी में जाके दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, तो ब्रेक होती है, फिर बनती है। तो ये रेस्पिरेशन में चलता रहता है। तो ये जितना प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस का एक प्लेटफॉर्म साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य उपलब्ध कराता है। और या ऐसे कह सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म में ही सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे मान लो कि एक कोशिका का कोशिकांग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। आपने सुना है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल है। ठीक वैसे ही जैसे ग्लूकोज एक
एनर्जी मॉलिक्यूल है। एनर्जी जैसे ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है ना, तो एक मॉलिक्यूल हो गया। उसी तरह ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जैसे ग्लूकोज कर रहे हैं उसी तरह ये भी एडिनोसिन ATP एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे शरीर में अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो उसको पूरा करता है। अगर बाहर से आप एनर्जी के सोर्स अलग हैं खाने के, आप बहुत तरह के फूड खा सकते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में या जीवों के शरीर में अगर कहीं पे एनर्जी की ज़रूरत हो तो वो पूरी होती है ATP के द्वारा। ऐसा नहीं है कि सब जगह ग्लूकोज जाएगा, फैट जाएगा। आप सब्जी खा लिए तो हमको कोई भी काम करना है तो एनर्जी के लिए वो ग्लूकोज जा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक उस फूड को बदल दिया गया किस में, ATP में, ठीक है। तो वो बदलने का काम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। वो एनर्जी को दूसरे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है। ग्लूकोज से किस में चेंज करते हैं, एक कंटिन्यूअस चलता रहता है। अगर इसमें से एक फॉस्फेट निकल जाए तो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है। तो जो यूज करना है एनर्जी यूज हो गई, और इसी का ट्रांसफ़र ग्लूकोज से एनर्जी निकल के यहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र होना, इसी को कहते हैं न्यूट्रिशन, पोषण इसी को कहते हैं कि चेंज ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफर क्या हो गया कि ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड द बॉडी ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी में किस ये ATP सोर्स है ना। अगर बॉडी में कहीं पे भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी किसी भी जीव के, तो उसका सोर्स कौन है, ATP। लेकिन अब आपके किसी भी जीव के शरीर के बाहर एनर्जी का सोर्स क्या है, खाना। और खाने अल्टीमेटली जब डाइजेस्ट होता है तो किस में बदलता है, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज सोर्स है, तो उस सोर्स को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड बॉडी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस उसमें चलता रहता है। अब साइटोप्लाज्म हम पढ़ रहे थे, तो कोशिका द्रव्य एक ऐसा जगह है या प्लेटफॉर्म है जो सभी एक्टिविटी या क्रियाकलाप, सेल के अंदर जो क्रियाकलाप होती है उसका प्लेटफॉर्म या जगह प्रोवाइड कराता है सभी चीज़ों का। अब एक माइटोकॉन्ड्रिया एक सिंपल एग्जांपल है, उसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस है। अब प्रोटीन भी बन रहे हैं हमारे बॉडी में, तो HCl भी बन रहा है कि नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हाईली कंसनट्रेटेड है, वो भी सेल ही में कहीं बन रहा है हमारे स्टमक में। तो उसका भी कोई सेल बना रही है ना, वो भी साइटोप्लाज्म में कहीं पर बन रहा होगा। तो साइटोप्लाज्म एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सारे कोशिका के फंक्शन परफॉर्म होते हैं। इसका जो नेचर है, जैसे आप लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस सुने हैं ना, तो इसका स्टेट क्या होगा, पिछले क्लास में बताए थे हाँ। अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी मैटर का अवस्थाएं हैं, तो अगर साइटोप्लाज्म की अवस्था जानना हो तो कौन सी अवस्था में रहता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता, ठीक है। द्रव से थोड़ा सा ये, जैसे आप कह सकते हैं कि जो चीनी का शरबत बनाते हैं ना, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और ज़्यादा चीनी मिला देते हैं, तो उस स्टेट को क्या कहेंगे। वो तो अब जैसे टूथपेस्ट है या फिर कोल्ड क्रीम है, फेयर एंड लवली है कि नहीं, तो उसका तो स्टेट या अवस्था उसको सॉलिड कहेंगे कि लिक्विड कहेंगे, हाँ।
हाँ, कोलाइडल, वो स्टेट कोलाइडल। प्लाज्मा तो शायद और थोड़ा सा वो हो गया। साइटोप्लाज्म हमेशा कोलाइडल स्टेट में पाया जाता है, न ज़्यादा लिक्विड है न ज़्यादा सॉलिड है। तो साइटोप्लाज्म की अगर अवस्था की बात की जाए तो वो क्या है? कोलाइडल है। इसको याद रखिएगा, कोलाइडल फॉर्म में पाया जाता है। और ये कोलाइडल फॉर्म किसी भी सेल को अगर इसके आसपास चारों तरफ पानी ज़्यादा वाला एक कंटेनर में रख दिया जाए, सपोज दैट किसी सेल को एक को इसमें रख दिया जाए, मान लो ये मुर्गी का अंडा है, अंडा भी एक सेल है, उसमें सारी चीज़ें हैं जो अभी आप पढ़े हैं कि सेल के पार्ट कोशिका झिल्ली है और कोशिका द्रव्य है और क्या है? केंद्रक है। तो अंडे में भी सारी चीज़ें हैं, उसमें एक एडिशनल यही है कि ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट का कवर लगा दिया जाता है। कवर हर सेल में नहीं पाया जाता, लेकिन उसमें अंडे में पाया जाता है उसके प्रोटेक्शन के लिए। उसके नीचे कोशिका झिल्ली है और साइटोप्लाज्म। अगर इसको वाटर में रख दिया जाए, पानी में, तो अब इसका जो साइटोप्लाज्म है सेल का, यहाँ पे पानी ज़्यादा है कि कम है? हाँ? पानी ज़्यादा है कि कम? इसके कंपेरिजन में कम है ना, तो ये पानी अंदर जाने लगेगा, ऐसा हो कि नहीं? क्योंकि यहाँ पानी ज़्यादा है और यहाँ पानी कम है। हाँ, तो डेंसिटी भी, तो ये मटेरियल डेंस है कि ये मटेरियल डेंस? अंदर वाला डेंस है। तो अंदर वाला डेंस तभी है जब यहाँ पानी कम है कि नहीं? हाँ, और यहाँ पे पानी ज़्यादा है, वो जो तुमकर है वो थोड़ा सा और उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी। केवल वाटर के हिसाब से सोचो कि ऐसी सेल को अगर पानी में रख दिया जाए, किसी भी सेल को, तो उसके आउटसाइड में पानी ज़्यादा रहेगा और अंदर पानी कम रहेगा। जो पानी का ट्रांसफ़र है वो दोनों तरफ से होगा, अंदर से बाहर भी होगा और बाहर से अंदर भी होगा। लेकिन जो नेट प्रॉफिट होगा वो अंदर जाने का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यहाँ अंदर तेजी से पानी जाएगा और बाहर से कम आएगा। ऐसा होगा कि नहीं? क्योंकि कहीं भी वातावरण में या अर्थ पे कहीं पे भी किसी चीज़ का, मटेरियल का कंसंट्रेशन एक जगह ज़्यादा है तो वो फैलने की कोशिश करेगा। अगर ये वातावरण में कोई भी मटेरियल हाई कंसंट्रेशन से, जहाँ ज़्यादा उसका सांद्रता है, उससे लो कंसंट्रेशन में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? हाई जीरो, हमेशा हाई जीरो ही जाएगा। सपोज है कि अगर बाहर कोहरा है, तो बाहर स्मोक है बहुत, तो अंदर आने की कोशिश करेगा स्मोक, या फिर स्मोक इससे ऊपर जाता है तो फैलता है कि नहीं? तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? विसरण या डिफ्यूजन। ये किसी भी मटेरियल को फैलने की प्रोसेस को कहते हैं। ये पूरे इन्वायरमेंट में इस प्रक्रिया के तहत बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं विसरण के कारण। अगर कहीं पे लो कंसंट्रेशन है, उसको हाई में जाने की प्रवृत्ति होती है। किसी मटेरियल को आप सांस ले रहे हैं तो एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है
है कि नहीं। और जो हमारे लंग्स में ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन कम है, तो एयर से ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाता है, और जो ऑटोमेटिक उसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मिक्स होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स में आ रहा है उस ब्लड में ज़्यादा है, इन्वायरमेंट में कम है, तो क्या होता है, वो इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाता है। वो प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। ये एवरीवेयर, ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम्पल है, इसके असंख्य एग्जाम्पल हैं हमारे चारों ओर। और बहुत सारे जो जीवों के प्रक्रियाएं हैं वो इस प्रोसेस से, डिफ्यूजन से चलती रहती हैं। गैसों का स्थानांतरण फ्रॉम द आउटसाइड सेल इनसाइड सेल होती रहती है, ठीक है। तो ये हुआ विसरण। अगर वही विसरण इस पानी में हो और उसके बीच में एक मेम्ब्रेन हो, जैसे कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के थ्रू पानी जा रहा है ना, उसके आर पर जा रहा है कि नहीं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं परासरण। तो आप जैसे डिफ्यूजन किसी भी मटेरियल का होता है, बीच में कोई बाउंड्री नहीं है। जैसे परासरण में एक बाउंड्री है क्या, कोशिका झिल्ली, इसीलिए इसका परासरण नाम रख दिया। तो ट्रांसफर ऑफ वाटर का लो कंसंट्रेशन से हाई में जाता है। हाँ, अच्छा। और डिफ्यूजन में तो वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन है थ्रू ये कोशिका भित्ति, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। एक तरह से ये विसरण ही है, लेकिन इसमें वाटर इन्वॉल्व है और एक मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे परासरण। तो परासरण और विसरण में यही अंतर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ऑस्मोसिस मतलब ऑस्मो मीन्स होता है, ऑस्मो मीन्स वाटर ही होता है, ठीक है। तो ये एवरीवेयर पाया जाता है। कभी भी अगर सेल को वाटर का डिफरेंस मिल गया तो उसमें अंदर बाहर पानी जाते आते रहता है। इस क्रम में अगर वाटर बाहर जाता है, अंदर आता है, तो एक प्रेशर डेवलप होता है इस कोशिका झिल्ली या कोई भी झिल्ली हो, उस प्रेशर को कहते हैं परासरण दाब, ठीक है। ये 3 प्रोसेस है जो आपके चारों जीवों में और जीवों के आसपास हमेशा चलता रहता है, और इसी प्रोसेस के थ्रू सारे मटेरियल जीवों में और जीवों से बाहर आते जाते रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारे गैसेज है। जैसे पानी का नीचे से ऊपर ले जाना, पौधों में पानी नीचे से ऊपर चला जाता है कि नहीं, तो उसमें कुछ विसरण परासरण का ही, अब वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ऊपर जाना पानी का, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लेकिन कुछ फैक्टर है जो ये भी है इन्वॉल्व, विसरण परासरण से भी पानी ऊपर चला जाता है, बहुत ऊपर तक, ठीक है। तो चारों ओर आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एक बार एग्जाम में आया था कि परासरण किसे कहते हैं और परासरण दाब के बारे में बताइए। तो पानी का ट्रांसफ़र फ्रॉम द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आप ऐसे लिख सकते हैं कि सांद्रता ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट को हिंदी में क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से ही पानी का स्थानांतरण कोशिका झिल्ली या किसी भी झिल्ली के आर पार होता है, उसे कहते हैं परासरण। अब इसी क्रम में जो प्रेशर डेवलप होता है उस झिल्ली पर, उस प्रेशर को क्या कहते हैं, परासरण दाब।
ये हो गया प्रसरण ताप। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे